स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का विरोध करने के लिए भाजपा का मंत्री अपने डिपार्टमेंट का काम छोड़कर सड़कों पर बैठा, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं दिया भाव तो उसके बाद बन गया मुंह और उठकर भाग गए भाजपाई। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। रायबरेली जा रहे थे, राहुल गांधी का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे भाजपा। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर बिहार को लेकर भी नई अपडेट सामने आई है दोस्तों। बताएंगे कहां किस और मुड़ रहा है बिहार का इलेक्शन। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अलग अलग इंडिया गठबंधन की पार्टियों की ओर से बयान सामने आ गया है दोस्तों। और मोदी के दौरे के बाद पंजाब में जबरदस्त तरीके की है नाराजगी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का विरोध करने से पहले भाजपाइयों को अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच चुके हैं। रायबरेली में 2 दिनों का राहुल गांधी का कार्यक्रम है दोस्तों, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, बूथ लेवल के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के लिए निकलते हैं। दिल्ली से लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं दोस्तों। लखनऊ एयरपोर्ट से राहुल गांधी अपने काफिले के साथ रायबरेली की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद एक खबर सामने आती है कि राहुल गांधी के कार्यकर्ता राहुल गांधी का इंतजार रायबरेली के अंदर कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, यानी भाजपाइयों के खिलाफ नारेबाजी चल रही है दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं, कुछ मीडिया कर्मी राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछते हैं, तो राहुल गांधी जवाब देते हुए कहते हैं कि एक ही बात है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके सिवा कुछ नहीं बोलना। और फिर आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी जब लखनऊ से रायबरेली अपने काफिले के साथ जाते हैं दोस्तों, तो लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बैठकर राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश कुछ भाजपाई करते हैं। और ये कोई बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे दोस्तों, भाजपा का मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इसमें सीधे शामिल था। यानी बीजेपी का प्रदेश मंत्री अपने काम धंधा पूरा छोड़कर सड़कों पर बैठकर राहुल गांधी का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। साथ में अपने समर्थक भी लेकर आए थे और कुछ देर तक जाम लगाकर रखा गया। हालांकि राहुल गांधी का काफिला काफी दूर था दोस्तों, राहुल गांधी को पता भी नहीं चला होगा कि आखिर ये जाम क्यों लगा हुआ है। लगभग 20 मिनट का जाम लगा रहा दोस्तों, और जाम लगने का कारण यह था कि भाजपाई मंत्री के साथ विरोध करते हुए हाईवे बंद कर रहे थे दोस्तों। हालांकि 20 मिनट के बाद काफिला आगे की ओर निकलता है और आराम से चला जाता है दोस्तों। यानी भाजपाइयों ने 20 मिनट का पूरा एक ड्रामा रचा, जिसमें मंत्री सबसे आगे थे दिनेश प्रताप सिंह दोस्तों। ये वही मंत्री है जो पहले कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के काफी करीबी हुआ करते थे दोस्तों। इनका अच्छा खासा सम्मान होता था, लेकिन बाद में 2017 में कांग्रेस पार्टी ने इनको पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर निलंबित कर दिया दोस्तों। 2018 में जाकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। मंत्री का पोस्ट केवल नाम मात्र के लिए है। इनका काम होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विरोध करना, खासकर रायबरेली और अमेठी के अंदर दोस्तों। लेकिन अब इनके विरोध का भी कुछ खास असर देखने को मिलता नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर राहुल गांधी के सामने आ जाते तो राहुल गांधी अपना काफिला रोककर इनको बुलाकर पूछते कि बताओ तुमको दिक्कत क्या है, जैसा राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बार बार कर रहे थे दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भाजपाई राहुल गांधी के सामने जाकर विरोध करने से बच रहे हैं और दूर से ही जैसे तैसे हाईवे को जाम करके विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी को 20 मिनट के इस जाम के बारे में पता भी नहीं चला होगा दोस्तों। यानी जबरदस्ती का बीजेपी के लोग आकर विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे रायबरेली में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, जिसे कोई बंद तो कर नहीं सकता। और बीजेपी चाहे जितना प्रयास कर ले, ये हर जगह फेल होते हुए ही दिखाई देंगे दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बुधवार यानी आज भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को विपक्षी दलों के द्वारा दिए गए नोटिस स्वीकार करने के लिए बोला गया दोस्तों। और उन्होंने कहा कि हम लोग यानी विपक्ष के लोग जो नोटिस देंगे उस पर सरकार के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए और उस नोटिस के आधार पर चर्चा करवानी चाहिए। अब जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करेंगे पी राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति भी है देश के, जो अब चुने गए हैं, तो उनको यह देखना चाहिए कि वो विपक्षी लोगों के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को भी सुने। ओब्रायन ने एक लंबे से ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि राधाकृष्णन, जिन्हें मंगलवार को उपराष्ट्रपति पोस्ट पर चुना गया है, उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो विधेयक अध्ययन के लिए संसदीय समिति को भेजे जाए उस पर सही से विचार किए जाए और बड़े पैमाने पर सदस्यों के निलंबन जैसी कार्रवाई करने से बचे, जैसा कि पहले जगदीप धनखड़ भी किया करते थे। और बाद में जगदीप धनखड़ को विपक्षी नेताओं ने फटकार लगाई तो वो विपक्षी नेताओं के साथ में नजर आने लगे दोस्तों। उसके बाद बीजेपी को लगा कि धनखड़ हाथ से निकल गए हैं, तो फिर उसके बाद मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर उपराष्ट्रपति के पोस्ट से इस्तीफा दिलवाया गया दोस्तों। कुल मिलाकर ये जो बता रहे हैं डेरेक ओब्रायन काफी दिलचस्प बात है, क्योंकि बार बार यही देखा जाता है कि जो स्पीकर की पोस्ट पर बैठा हुआ है, चाहे लोकसभा का स्पीकर हो या फिर दोस्तों सभापति जो राज्यसभा में बैठे हैं, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सरकार की तरफ अपना रुझान रखते हैं दोस्तों। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
पंजाब के अंदर बाढ़ आया हुआ है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश, पंजाब दोनों जगह जाकर प्रधानमंत्री एयर सर्वे कर रहे थे नरेंद्र मोदी से। पंजाब के नेताओं के द्वारा 11,000 करोड़ या कुछ पार्टियां 16,000 करोड़ रुपए मांग रही थी दोस्तों, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यानी नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है दोस्तों वो मात्र 1600 करोड़ का दिया गया है। यानी कहां पर 11,000 करोड़ मांगा जा रहा था और कहां पर मात्र 1600 करोड़ रुपए दिया गया, यानी लगभग 14-15% दिया जा रहा है दोस्तों। यानी मांगा गया था 100 रुपए, दिया गया केवल 15 रुपए। और इस तरीके से क्या पंजाब के अंदर आपदा से लड़ाई लड़ी जा सकती है? यानी जो बाढ़ के कारण लोगों को नुकसान हुआ है दोस्तों, खासकर जो किसान, समृद्ध किसान थे जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में पशुधन था और जिनके फसल बर्बाद हुए हैं, उन सबको कवर करने के लिए क्या 1100 करोड़ की राशि पर्याप्त है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब में लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए और कम से कम इतना पैसा देना चाहिए ताकि लोग अपने जीवन को वापस से शुरू कर सके, जिनको भारी नुकसान हुआ है दोस्तों। पंजाब में बड़े दिनों के बाद बाढ़ आया है, लेकिन बाढ़ के कारण तबाही बहुत ज्यादा हुई है, जिसके कारण पंजाब को कहीं ना कहीं उभरने में और भी टाइम लगेगा दोस्तों। केंद्र सरकार से हेल्पिंग हैंड मांगा गया था, यानी मदद की मांग की गई थी दोस्तों, लेकिन मदद मिलने की जगह दूसरी और इस तरीके से किया जा रहा है जैसे पंजाब में कोई नॉर्मल बाढ़ आया हुआ है दोस्तों। 1600 करोड़ रुपए से क्या होगा, ये एक सिंपल सा सवाल है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों बीजेपी से पूछ रही है। नरेंद्र मोदी के सर्वे के बाद इतने पैसे मात्र दिए गए हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। इसी के साथ में भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के परिणाम ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है दोस्तों। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को लगभग 60% के आसपास वोट मिला, लेकिन उनकी जीत से बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि किन 15 सांसदों ने क्रॉस वोट किया, यानी इंडिया गठबंधन या फिर उनको साथ देने वाली पार्टियों में से कितनी पार्टियों के सांसदों ने पलटी मारी। एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्रॉस वोट किया गया, यानी जो अमूमन माना जा रहा था कि ये जो 15 वोट इंडिया अलायंस को पड़ेंगे वो बीजेपी की ओर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रॉस वोट करने वाले कौन है? कई सारे लोगों पर शंकाएं हैं दोस्तों, जिसमें कई सारी पार्टियां हैं। आप लोग जानते हैं कि शिवसेना की एक सांसद है दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को शक है। दूसरे हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जिनकी बीजेपी के साथ में करीबियां देखने को मिलती है दोस्तों, और कुछ कांग्रेस पार्टी के भी नेता हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं कौन है वो जो क्रॉस वोट कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन वो व्यक्ति है जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है और इस तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा को वोट डाल रहा है। ये काफी गंभीर मामला भी है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए बिहार के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते हैं और नीतीश कुमार के सांसद तुरंत इधर शिफ्ट हो जाएंगे इंडिया अलायंस की तरफ, तो दूसरी और बीजेपी की सरकार केंद्र में खतरे में आ जाएगी। और अगर टीडीपी पार्टी बीजेपी से अलग हुई तो सारा खेला हो जाएगा। और उस समय अगर वोटिंग होता है तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्रॉस वोट ना हो, यानी जो इंडिया अलायंस को वोट मिलते हैं उसमें कोई छिन्न भिन्न देखने को ना मिले, सब एकजुट होकर एक मुस्त इंडिया अलायंस के समर्थन में वोट करें। इसके लिए जरूरी है कि उन लोगों का पता करना कि कौन लोग हैं जो 15 लोग क्रॉस वोट कर रहे हैं, उनको समझाया बुझाया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है दोस्तों, और उम्मीद जताई है कि संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाकर रखा जाएगा, विपक्ष के लिए सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा और सत्तारूढ़ दल के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यानी सारे जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा जिस तरीके का व्यवहार बीजेपी और सत्ताधारी दल के समर्थकों के साथ किया जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ बधाई दी गई है दोस्तों। हालांकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़े, उनको लगभग 40% के आसपास वोट शेयर मिला, जो पिछले चुनाव में 26% था, लेकिन उस लेवल की चीजें नहीं हो पाई जिससे पार्टी को जीत मिलती दोस्तों, यानी 10% वोट कम पड़े थे। यानी आप समझिए कि 70-80 और समर्थकों की जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरीके की अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। और बिहार से जुड़ी हुई अपडेट अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।